गुड मॉर्निंग। आज अगेन हम लोग अपना इंग्लिश का क्लास चालू करने जा रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 5। अब हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ नाउन। ये आपको समझना, जानना और याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी रूल के हिसाब से अगर एग्ज़ाम में कोई सेंटेंस आता है तो उसमें एरर फाइंडिंग या करेक्शन आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस द रूल ऑफ नाउन। फर्स्ट इज आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर द मटेरियल नाउन। अगर कोई आर्टिकल क्या है, ए एन द, दिस जो तीन चीज़ें हैं ये आर्टिकल्स कहलाती हैं। और इन तीन चीज़ों का यूज अगर नाउन मटेरियल नाउन है तो उसके बिफोर, उसके पहले इसको यूज नहीं किया जाता है। चलिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ और बताता हूँ। जैसे ये लिखा है, द लेदर इज यूज इन द मेकिंग शूज। द लेदर, लेदर क्या है, मटेरियल नाउन। इसके पहले क्या लगा है, द क्या है, आर्टिकल। तो इसके लिए ये सेंटेंस गलत है, हम इसको गलत बोलेंगे। और इसलिए अगर करेक्शन करना है तो करेक्ट आंसर क्या है, लेदर। लेदर इज यूज इन मेकिंग शूज। इसका मतलब कि आप इस लेदर के पहले द नहीं लिखेंगे, और अगर आएगा कि कहाँ पे एरर है तो यहाँ पे एरर है। आप बोल सकते हैं कि द लेदर के पहले जो द लगा है ये एरर है। और करेक्ट करना है तो आप करेक्ट करेंगे, लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग द शूज। तो चलिए पहला रूल को हम समझ चुके हैं, देख लिया है। अब सेकेंड रूल को हम देखते हैं कि क्या है। द मटेरियल नाउन एंड abstract नाउन्स आर नॉट यूज इन द प्लूरल। अगर कोई मटेरियल नाउन दिया हुआ है और कोई abstract नाउन है, उसको हम प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड्स आर कॉस्टली मटेरियल। गोल्ड्स क्या है, मटेरियल नाउन है, तो इसको हम गोल्ड्स लिखा है, गोल्ड्स आर कॉस्टली मटेरियल, तो इसको हम प्लूरल नाउन में यूज नहीं करते हैं। इसलिए ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे गलत है। करेक्ट क्या होगा, गोल्ड इज कॉस्टली मटेरियल, तो ये सिंगुलर में यूज होगा। इसी तरह से abstract नाउन देखिए, केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। केयर्स क्या है, abstract नाउन है, केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। ये सेंटेंस गलत है, इसमें भी आप प्लूरल में यूज नहीं करेंगे। इसलिए केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी ये करेक्ट है, केयर ऑफ ओल्ड इज नेसेसरी। तो यहाँ पे जो abstract नाउन होगा और मटेरियल नाउन होगा, इसको हम प्लूरल में नहीं यूज करेंगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। और तीसरा, चलिए हम तीसरा रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल है, प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन समटाइम्स यूज एज ए कॉमन नाउन। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, गुप्त इज द नेपोलियन। नेपोलियन है तो इसका नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, नेपोलियन क्या है, दिस इज नोन एज ए प्रॉपर नाउन। यहाँ पे नेपोलियन प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे एज ए कॉमन नाउन यूज किया गया है। और समुद्रगुप्त इज ए सब्जेक्ट, दैट इज ए कॉमन, दैट इज ए प्रॉपर नाउन। सो समटाइम्स प्रॉपर नाउन इज यूज एज ए कॉमन नाउन। तो ये यहाँ पे सही है, इसको आप सही बोलेंगे। चलिए दिस विल बी द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम बोलते हैं कालिदास। कालिदास इज द शेक्सपियर। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, मीन्स यहाँ पे शेक्सपियर क्या है, दिस इज प्रॉपर नाउन, बट यहाँ पे एज ए कॉमन नाउन यूज किया गया है। इसलिए ये आप इसको सही कह मानेंगे और ये गलत नहीं है। तो अब ये तीन रूल आपने देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग
चौथे रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा रूल है कॉमन नाउन यूजली टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड आर सब्स्टिट्यूटेड बाय ए सिंगुलर प्रोनाउन। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन जो है इट्स टेक ए सिंगुलर वर्ब एंड उसी के हिसाब से प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लूँगा, द jury has given its verdict। तो आप देखिए ये ज्यूरी क्या है, द ज्यूरी इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको हम बता चुके हैं कि क्या होता है। तो ज्यूरी इज द कलेक्टिव नाउन और उसके हिसाब इट इज यूज एज ए सिंगुलर वर्ब लेता है। ये जो कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा, दैट इज हैज़। ये हैव नहीं लिखा, हैज़ लिखा है और उसी के हिसाब से आपको देखिए यहाँ पे प्रोनाउन लिखा हुआ है, दैट इज इट्स। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। तो कलेक्टिव नाउन इज टेकिंग ए सिंगुलर वर्ब एंड प्रोनाउंस। चलिए अब हम पांचवा रूल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द पांचवा रूल? पांचवा रूल है कलेक्टिव नाउन टेक्स ए प्लूरल वर्ब एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय ए प्लूरल प्रोनाउन व्हेन द ग्रुप्स मेंबर्स डू नॉट बिहेव एज ए होल बट टेक्स डिफरेंट डायरेक्शन। अगर कलेक्टिव नाउन टेक्स ए प्लूरल वर्ब एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय ए प्लूरल प्रोनाउन व्हेन द ग्रुप मेंबर डू नॉट बिहेव एज ए होल बट टेक्स डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन में प्लूरल वर्ब और इट्स प्रोनाउन यूज होता है अगर ये ग्रुप इज नॉट वर्किंग एज ए होल और टेक ए डिफरेंट डिसीजंस। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। द jury are divided in their decision। इसका मतलब ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, बट यहाँ पे एज ए प्लूरल क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग एज ए होल, दे आर डिवाइडेड, दे बिकम 2 ग्रुप 3 ग्रुप, दे आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस। तो डिवाइडेड 2 3 ग्रुप हो गया, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन भी जो होगा उसी के हिसाब से लगेगा, प्लूरल के हिसाब से, और इसको इट विल बी ट्रीटेड एज ए प्लूरल। तो दैट्स वाई द कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब एंड इट्स प्रोनाउन when it is divided in the groups and not working as a whole। चलिए अब छठा रूल की बात करते हैं कि what is the 6 rules of the noun। The collective noun even when they don't denote living being are considered to be a neutral gender। collective noun even when they denote living being are considered to be a neutral gender। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए, इंडिया हैज ए बिग आर्मी एंड इट इज divided into 3 major division। यहाँ पे समझने वाली बात है कि कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन है और ये इट इज डिनोटिंग द लिविंग बीइंग, मतलब ये सोचता है जैसे कि सजीव है, तो इस कंडीशन में इंडिया क्या करता है? सिंगुलर वर्ड लेगा, इसको एज ए न्यूट्रल जेंडर हम ट्रीट करते हैं और न्यूट्रल जेंडर के हिसाब से ही हम इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे इंडिया और इट्स, यहाँ पे इट्स इज बिकम ए न्यूट्रल जेंडर टाइप। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये रूल ये है। अब 7वां रूल हम डिस्कस करेंगे।
young children and lower animals are referred to a neutral gender. Young children and lower means lower animals are also referred to as neutral gender. अब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं. द baby started crying when it was hungry. इसका मतलब यहाँ बेबी क्या है? स्मॉल चिल्ड्रन है. देखिए ह्यूमन बीइंग है बट स्मॉल चिल्ड्रन है, बट स्मॉल चिल्ड्रन विल बी ट्रीटेड एज ए न्यूट्रल जेंडर. इसलिए यहाँ पे ही नहीं लिखा है, लिखा है इट वॉज हंग्री. सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि स्मॉल चिल्ड्रंस एंड लोअर एनिमल विल बी ट्रीटेड एज ए न्यूट्रल जेंडर. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. द लिजॉर्ड lost its tail when it was frightened. मतलब frightened कहने का मतलब है कि लिजर्ड को जब हमने भगाया या डराया तो कहीं ना कहीं उसका टेल कट गया या हमने उसको कुछ किया तो कट गया. इसीलिए लिजर्ड क्या है? लोअर एनिमल. इसलिए इट विल बी यूज एज ए न्यूट्रल जेंडर एंड दैट्स वाई इट्स और इट यूज किया गया है. तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. लेट अस डिस्कस 8वां रूल क्या है. 8वां रूल ये है, when the object without life are personified, they are considered either a masculine or a feminine gender. अगर objects without life are personified, they are considered either a muscular or a feminine gender. इसका मतलब है कि अगर इस केस में हम मस्कुलर और फेमिनिन कंसीडर करेंगे. और कैसे कंसीडर करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर इज यूज फॉर स्ट्रेंथ, वायलेंस, एंगर. इस टाइप चीज़ों के लिए मैस्कुलिन जेंडर का यूज होता है. जिस शब्द में, जिस नाउन में ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे स्ट्रेंथ हो, वायलेंस हो, एंगर हो, तो उसको हम एज ए मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं. अगर जिस नाउन के अंदर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस आता हो, उसको एज ए फेमिनिन जेंडर यूज करेंगे. तो चलिए हम मैस्कुलिन जेंडर कहाँ यूज करेंगे. मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, इट इज यूज विद द, चलिए मैं लिखता हूँ मैस्कुलिन जेंडर. वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आपको ध्यान होना चाहिए. मैस्कुलिन जेंडर जैसे सन हुआ, डेथ हुआ, समर है, विंटर है, ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आता है. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आपको ये समझना चाहिए कि ये मैस्कुलिन जेंडर कैसे होता है. ठीक है ना. अगर एग्जाम्पल मैं लूँ इसके लिए, तो एग्जाम्पल अगर लेंगे तो सन, द सन विथ हिज ब्रिलियंस, its brilliance come out of the cloud. देखिए यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ दिखता है कि सन के पास इतनी शक्ति है, उसका ब्रिलियंस कितनी शक्ति है कि क्लाउड से बाहर दिखता है. तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर यूज होता है. यही सन आप देखिए, इसी सन को हम कैसे यूज करेंगे तो ये फेमिनिन जेंडर में आएगा. द सन with her warmth provided
provided relief from the bitter cold। अब देखिए इसी सन को क्या हो गया, सन ने क्या किया, आपको राहत दिया, ये पीस हो गया, शांति हो गया, रिलीफ हो गया, इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, नेगेटिव नहीं दिखा रहा। तो आप इसको, इसी सन को यहाँ पे एज ए फेमिनिन जेंडर यूज किया हुआ, इसी को यहाँ पे फेमिनिन जेंडर यूज किया हुआ। तो ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे सेंटेंस में कहाँ इसकी मीनिंग होती है तो फेमिनिन जेंडर यूज होता है। वैसे जनरली फेमिनिन जेंडर को मैंने आपको बता दिया है, जेंडर में क्या क्या आता है। इट इज यूज विथ अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर एंड इवन फॉर सन। सन के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। तो अगर नेचर, जैसे एग्जांपल लीजिए, द नेचर ऑफर्स हर लैब टू दोज who seek it। इसका मतलब कि नेचर, जिसको नेचर की ज़रूरत है उसको अपनी गोद देता है। तो ये हो गया फेमिनिन जेंडर। तो उसी के हिसाब से ये सेंटेंस बनेंगे। तो अगर आप ऐसा सेंटेंस आता है तो करेक्शन करते समय या एरर फाइंडिंग करते समय आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मैं नवा रूल को डिस्कस करता हूँ। नवा रूल क्या है कि यूनिट्स ऑफ काउंटिंग। देखिए यूनिट्स ऑफ काउंटिंग में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कैसे काउंट की जाती है, जैसे पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000 एक्स्ट्रा व्हेन यूज्ड आफ्टर ए नंबर रिटेन देयर सिंगुलर फॉर्म। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाहता है। जैसे 10 पेयर, अगर यहाँ पे नंबर आ गया है, इसके पहले नंबर आ गया तो पेयर एज ए सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। इसी तरीके से 5 डजन, ये नंबर आ गया तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ऐसे 10 स्कोर, ये नंबर आ गया 10 तो स्कोर इसी फॉर्म में रहेगा। इसी तरह से 500, 100 है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। और 5 लाख एक्सेट्रा, तो ये ऐसे ही सिंगुलर में रहेगा। तो अगर हम क्या करें, अगर कोई सेंटेंस दिया है, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन egg or dozens eggs from market। तो आप ये देखेंगे कि कैसे हमको लिखना है। तो आप इसको भी हम मिटा देते हैं। इसको देखिए ऐसे लिखा है कि माई फ्रेंड बॉट 2 डजन ऑब्लिक डजन्स एग्स फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें क्या है, यहाँ पे डजन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ गया। तो इसको सही सेंटेंस क्या है, माई फ्रेंड्स ब्रॉट 2 डजन एग्स फ्रॉम द मार्केट। तो दिस इज ए करेक्ट आंसर। और ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसीलिए समझा रहा हूँ। चलिए 10वां रूल कोशिश करते हैं कि फिनिश करें। 10वां रूल क्या है, वर्ड इज नॉट यूज इन द प्लूरल इफ नाउन डज नॉट वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। अब एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। ही इज परसुइंग ए 2 ईयर ऑब्लिक ईयर्स कोर्स। तो यहाँ पे देखिए ही इज परसुइंग ए 2 ईयर आ गया, नंबर आ गया, 2 ईयर्स आ गया, तो ईयर्स नहीं लिखेंगे, 2 ईयर्स कोर्स लिखेंगे।
तो दिस इज व्हाट इज नॉट यूज इन द प्लूरल इफ नाउन डज नॉट वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। अगर नाउन ऑब्जेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा है तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं। ही इज ए 15 ईयर ओल्ड। अगर यहाँ पे 15 ईयर और ईयर्स दिया है तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप ये लिखेंगे ही इज ए 15 ईयर ओल्ड बॉय। अगर इसी को लिखा जाए कि द बॉय इज ऑफ 15 ईयर्स, तो देखिए ये सही है, क्योंकि यहाँ पे 15 ईयर्स एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, इसलिए इट विल टेक एज ए प्लूरल फॉर्म्स। सो यहाँ पे देखिए कि कैसे चेंजेस आता है। अगर यहीं पे लिखा जाए द बॉय इज 15 ईयर ओल्ड, तो वो सेंटेंस कैसे बदल गया, और यहीं पे बॉय इज ऑफ 15 ईयर्स तो कैसे आपको चेंज हो गया। तो ये आपको ध्यान देने की चीज़ है। अगर लिखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि डिप्लोमा कोर्स ही pursuing is of 2 years। अब यहाँ पे 2 years आ गया, जबकि ये नंबर लिखा है बट 2 years आ गया बिकॉज इट इज यूजिंग एज ए ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्लूरल नहीं होगा, इफ नाउन डज नॉट वर्क एन ऑब्जेक्टिव, अगर इट इज वर्किंग एज ए ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा प्लूरल में। तो ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं रूल नंबर 10 में। तो रूल नंबर 10 है, और इसी के साथ मैं अपने क्लास को विराम देता हूं, और जो रूल बचे हुए हैं इनको मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, और इसको आपको बताऊंगा कि और कैसे रूल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यही रूल हैं जो आपको एरर फाइंडिंग और करेक्शन करने में काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए और पूरा देखिए समझने के लिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ। थैंक यू।